नमस्कार दोस्तों, अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको पता है हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचित ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास का वाचन कर रहे हैं, जिसमें अब हम लोग आधुनिक काल में आ गए हैं, जिसमें हम लोग प्रकरण 1 आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन प्रथम उत्थान संवत 1925-1950 तक का अध्ययन शुरू करेंगे, जिसमें सामान्य परिचय पहला ही है। सामान्य परिचय इससे पहले हमने जो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि हिंदी को अपनी साहित्यिक भाषा में आने में कितना संघर्ष करना पड़ा था। उसी के आगे का हम लोग अब पढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। मुंशी सदाशिव की भाषा साधु होते हुए भी पंडिताऊपन लिए हुए थी। लल्लूलाल में ब्रज भाषा और सदन मिश्र में पूर्वीपन था। राजा शिव प्रसाद का उर्दूपन शब्दों तक ही परिमित न था, वाक्य विन्यास तक घुसा था। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा विशुद्ध और मधुर तो अवश्य थी, पर आगरा की बोलचाल का पुट उसमें कम न था। भाषा का निखरा हुआ सामान्य रूप भारतेंदु की कला के साथ ही प्रकट हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पद्य की ब्रजभाषा का भी बहुत संस्कार किया। पुराने पढ़े हुए शब्दों को हटाकर काव्य भाषा में भी वे बहुत कुछ चलतापन और सफाई लाए। इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और वे उसे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले आए। नए शिक्षा के प्रभाव से लोगों की विचारधारा बदल चली थी। उनके मन में देश हित, समाज हित आदि की नई उमंगें उत्पन्न हो रही थी। काल की गति के साथ साथ उनके भाव और विचार तो बहुत आगे बढ़ गए थे, पर साहित्य पीछे ही पड़ा था। भक्ति, श्रृंगार आदि की पुराने ढंग की कविताएं ही होती चली आ रही थी। बीच बीच में कुछ शिक्षा संबंधी भी पुस्तकें अवश्य निकल जाती थी, पर देश काल के अनुकूल साहित्य निर्माण का कोई विस्तृत प्रयत्न न ही हुआ। प्रयत्न तब तक नहीं हुआ था। बंग देश में नए ढंग के नाटकों और उपन्यासों का सूत्रपात हो चुका था, जिनमें देश और समाज की नई रुचि और भावना का प्रतिबिंब आने लगा था, पर हिंदी साहित्य अपने पुराने रास्ते पर ही पड़ा था। भारतेंदु ने उस साहित्य को दूसरी ओर मोड़कर जीवन के साथ फिर से लगा दिया। इस प्रकार हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद पड़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों को और प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। उर्दू के कारण अब तक हिंदी गद्य की भाषा का स्वरूप ही झंझट में पड़ा था। राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह ने जो कुछ लिखा था वह एक प्रकार से प्रस्ताव के रूप में था। जब भारतेंदु अपनी मंझी हुई परिष्कृत भाषा सामने लाए, तब हिंदी बोलने वाली जनता को गद्य के लिए खड़ी बोली को प्राकृत साहित्यिक रूप मिल गया और भाषा के रूप का प्रश्न न रह गया। प्रस्ताव काल समाप्त हुआ और भाषा का स्वरूप स्थिर हुआ। भाषा का स्वरूप स्थिर हो जाने पर जब साहित्य की रचना कुछ परिमाण में हो लेती है, तभी शैलियों का भेद, लेखकों की व्यक्तिगत विशेषताएं आदि लक्षित होती हैं। भारतेंदु के प्रभाव से उनके अल्प जीवन काल के बीच ही लेखकों का एक खासा मंडल देखिए भारतेंदु किन रचनाकारों का नाम यहाँ दिया जा रहा है। आप लोग ध्यान से इसको नोट करिए। पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में कि भारतेंदु मंडल के कवि कौन है और कौन नहीं, तो अभी हमें ध्यान से इसे देखना है। जिसके भीतर प्रताप नारायण मिश्र उपाध्याय, बद्रीनारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित बालकृष्ण भट्ट मुख्य रूप से गिने जा सकते हैं। इन लेखकों की शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नता स्पष्ट लक्षित हुई। भारतेंदु में ही हम दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं। उनकी भावावेश की शैली दूसरी है और तथ्य निरूपण की दूसरी। भावावेश के कथनों में वाक्य प्रायः बहुत छोटे छोटे होते हैं और पदावली सरल बोलचाल
की होती है, जिसमें बहुत प्रचलित अरबी फारसी के शब्द भी कभी कभी पर बहुत कम आ जाते हैं। जहाँ किसी ऐसे प्रकृतिस्थ भाव की व्यंजना होती है जो चिंतन का अवकाश भी बीच बीच में छोड़ता है, वहाँ की भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर होती है। वाक्य भी कुछ लंबे होते हैं, पर उनका अन्वय जटिल नहीं होता। तथ्य निरूपण या सिद्धांत कथन के भीतर संस्कृत शब्दों का कुछ अधिक मेल दिखाई पड़ता है। एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है, वस्तु वर्णन या दृश्य वर्णन में विषयानुकूल या कठोर वर्णन वाले संस्कृत शब्दों की योजनाओं की जो प्रायः समस्त और सानुप्रास होती है, चाल सी चली आई। भारतेंदु में यह प्रवृत्ति हम सामान्यतः नहीं पाते। पंडित प्रताप नारायण मिश्र की प्रकृति विनोदशील थी, अतः उनकी भाषा बहुत स्वच्छंद गति से बोलचाल की चपलता और भाव भंगिमा लिए हुए चलती है। हास्य विनोद की उमंग में वह कभी कभी मर्यादा का अतिक्रमण करती पूर्वी कहावतों और मुहावरों की बौछार भी छोड़ती चलती हैं। उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के लेखों में गद्य काव्य के पुराने ढंग की झलक, रंगीन इमारत की चमक दमक बहुत कुछ मिलती है। बहुत से वाक्य खंडों की लड़ियों से गुथे हुए उनके वाक्य अत्यंत लंबे होते थे। इतने लंबे समाज की नई रुचि और भावना का प्रतिबिंब आने लगा था। पर हिंदी साहित्य अपने पुराने रास्ते पर ही पड़ा था। भारतेंदु ने उस साहित्य को दूसरी ओर मोड़ कर जीवन के साथ फिर से लगा दिया। इस प्रकार हमारे जीवन में साहित्य के बीच जो ये तो यही फिर से दोबारा आ गया। ये थोड़ा दोबारा हो गया है, इसलिए इसको हम लोग आगे बढ़ा दे रहे हैं दोस्तों। इस विनोद से यहाँ तक पढ़े थे हम। हाँ, विनोद से पूर्वी कहावतों और मुहावरों की बौछार भी छोड़ती चलती थी। उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के लेखों में गद्य काव्य के पुराने ढंग की झलक, रंगीन इमारत की चमक दमक बहुत कुछ मिलती है। बहुत से वाक्य खंडों की लड़ियों में गुथे हुए उनके वाक्य अत्यंत लंबे होते थे, इतने लंबे कि अन्वय कठिन होता था। पद विन्यास में तथा कहीं कहीं वाक्यों के बीच विराम स्थलों पर भी अनुप्रास देख इंसा और लल्लूलाल का स्मरण होता है। इस दृष्टि से देखें तो प्रेमघन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। पंडित बालकृष्ण भट्ट की भाषा अधिकतर वैसी ही होती थी जैसी खरी सुनाने में काम में लाई जाती है। जिन लेखों में उनकी चिड़ाहट झलकती है, ये विशेष मनोरंजन है। नूतन पुरातन का वह संघर्ष काल था। इसमें भट्ट जी को चिढ़ाने की पर्याप्त सामग्री मिल जाया करती थी। समय के प्रतिकूल पुराने बद्धमूल विचारों को उखाड़ने और परिस्थिति के अनुकूल नए विचारों को जमाने में उनकी लेखनी सदा तत्पर रहती थी। उनकी भाषा चटपटी, तीखी और चमत्कारपूर्ण होती थी। ठाकुर जगमोहन की शैली शब्द शोधन और अनुप्रास की प्रवृत्ति के कारण चौधरी बद्रीनारायण की शैली से मिलती जुलती है। जगमोहन जी की शैली बद्रीनारायण जी से मिलती जुलती थी, पर उसमें लंबे वाक्यों की जटिलता नहीं पाई जाती। इसके अतिरिक्त उनकी भाषा में जीवन की मधुर भारतीय रंगस्थलियों की मार्मिक ढंग से हृदय में जमाने वाले प्यारे शब्दों का चयन अपनी अलग अलग विशेषता रखता है। हरिश्चंद्र के सब लेखकों में अपनी भाषा की प्रकृति की पूरी परख थी। संस्कृत के शब्दों और रूपों का व्यवहार वे करते थे जो शिष्ट समाज के बीच प्रचलित चले आते हैं। जिन शब्दों या उनके जिन रूपों से केवल संस्कृत भाषी ही परिचित होते हैं और जो भाषा प्रवाह के साथ ठीक चलते नहीं, उनका प्रयोग वे बहुत औचक में पढ़कर ही करते थे। उनकी लिखावट में न उड्डीयमान और अवसाद ऐसे शब्द मिलते हैं, न औदार्य, सौकर्य और मौर्य ऐसा रूप। भारतेंदु के समय में ही देश के कोने कोने में हिंदी लेखक तैयार हुए जो उनके निधन के उपरांत भी बराबर साहित्य सेवा में लगे रहे। अपने अपने विषय क्षेत्र के अनुकूल रूप हिंदी को देने में सबका हाथ रहा। धर्म संबंधी विषयों पर लिखने वाले, अब देखिए धर्म संबंधी विषयों पर कौन कौन लिखा था, तो पहले जैसे पंडित अंबिका दत्त व्यास ने शास्त्रीय विषयों को व्यक्त करने में संवाद पत्रों में राजनीतिक बातों
को सफाई के साथ सामने रखने में हिंदी को लगाया। सारांश यह कि उस काल में हिंदी का शुद्ध साहित्योपयोगी रूप ही नहीं, व्यवहारोपयोगी रूप भी निखरा। यहाँ तक तो भाषा और शैली की बात हुई। अब लेखकों के दृष्टि क्षेत्र और उनका मानसिक अवस्थान लीजिए। हरिश्चंद्र तथा उनके समसामयिक लेखकों में जो एक सामान्य गुण लक्षित होता है वह है सजीव या जिंदा दिली। सब में हास्य या विनोद की मात्रा थोड़ी या बहुत पाई जाती है। राजा शिव प्रसाद या राजा लक्ष्मण सिंह भाषा पर अधिकार रखने वाले, पर झंझटों में दबे हुए स्थिर प्रकृति के लेखक थे। उनमें वह चपलता, स्वच्छंदता और उमंग नहीं पाई जाती जो हरिश्चंद्र मंडल के लेखकों में दिखाई पड़ती है। शिक्षित समाज में संचरित भावों को भारतेंदु के सहयोगियों ने बड़े अनुरंजनकारी रूप में ग्रहण किया। सबसे बड़ी बात स्मरण रखने की यह है कि उनके पुराने लेखकों के हृदय का मार्मिक संबंध भारतीय जीवन के विविध रूपों के साथ पूरा बना था। भिन्न भिन्न ऋतुओं में पड़ने वाले त्यौहार उनके मन में उमंग उठाते। परंपरा से चले आते हुए आमोद प्रमोद के मेले उनमें कुतूहल जगाते और प्रफुल्लता लाते। आजकल के समान उनका जीवन देश के सामान्य जीवन से विच्छिन्न न था। विदेशी अंधड़ों ने उनकी आंखों में इतनी धूल नहीं झोंकी थी कि अपने देश का रूप रंग उन्हें सुझाई ही न पड़ता। काल की गति भी देखते थे, सुधार के मार्ग भी उन्हें सूझते थे, पर पश्चिम की एक एक बात के अभिनय को ही वे उन्नति का पर्याय नहीं समझते थे। प्राचीन और नवीन संधि स्थल पर खड़े होकर वे दोनों का जोड़ इस प्रकार मिलाना चाहते थे कि नवीन प्राचीन का प्रवर्धित रूप प्रतीत हो, न कि ऊपर लपेटी हुई वस्तु। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। भारतेंदु के पहले नाटक के नाम से जो 2-4 ब्रजभाषा में लिखे गए थे, उनमें महाराज विश्वनाथ सिंह। देखिए, भारतेंदु के पहले जो नाटक लिखे गए थे उनकी चर्चा यहाँ पे शुक्ल जी कर रहे हैं कि ब्रजभाषा में लिखे गए थे। उनमें महाराज विश्वनाथ सिंह जी के आनंद रघुनंदन नाटक को छोड़ और किसी में नाटकत्व न था। तो अगर कोई पूछ ले कि शुक्ल जी किसको मानते हैं, तो विश्वनाथ जी के आनंद रघुनंदन नाटक को छोड़कर और किसी को नाटकत्व नहीं मानते थे। हरिश्चंद्र ने सबसे पहले विद्या सुंदर, अब देखिए हरिश्चंद्र जी ने सबसे पहले विद्या सुंदर नाटक का बांग्ला से सुंदर हिंदी में अनुवाद करके संवत 1925 में प्रकाशित किया। उसके पहले वे प्रवास नाटक लिख रहे थे, मतलब विद्या सुंदर से पहले वे प्रवास नामक नाटक लिख रहे थे, पर वह पूरा न हुआ। उन्होंने आगे चलकर भी अधिकतर नाटक ही लिखे। पंडित प्रताप नारायण और बद्रीनाथ चौधरी ने भी उन्हीं का अनुसरण किया। खेद के साथ कहना पड़ता है कि भारतेंदु के समय में धूम से चली हुई नाटकों की वह परंपरा आगे चलकर बहुत शिथिल पड़ गई। राम कृष्ण वर्मा बंग भाषा के नाटकों का, जैसे वीर नारी, पद्मावती, कृष्ण कुमारी अनुवाद करके नाटकों का सिलसिला कुछ चलाते रहे, पर इस उदासीनता का कारण उपन्यासों की ओर दिन दिन बढ़ती हुई रुचि के अतिरिक्त अभिनयशालाओं का अभाव भी कहा जा सकता है। अभिनय द्वारा नाटकों की ओर रुचि बढ़ती है और उनका अच्छा प्रसार होता है। नाटक दृश्य काव्य है, उनका बहुत कुछ आकर्षण अभिनय पर अवलंबित रहता है। उस समय नाटक खेलने वाली जो व्यवसायी फारसी कंपनियां थी, वे उर्दू छोड़ हिंदी नाटक खेलने को तैयार न थी। ऐसी दशा में नाटकों की ओर हिंदी प्रेमियों का उत्साह कैसे रह सकता था। भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी उद्योग करके अभिनय का प्रबंध किया करते थे और कभी कभी स्वयं भी पाठ लेते थे। पर शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल नाटक का जो धूमधाम से अभिनय हुआ था, उसमें भारतेंदु जी ने पाठ लिया था। यह अभिनय देखने में काशी नरेश महाराजा ईश्वर प्रसाद नारायण सिंह भी पधारे थे। तो देखिए, अगर पूछ लिया जाए कि भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था, तो आप सबको पता होना चाहिए कि वह पंडित शीतला प्रसाद का त्रिपाठी का नाटक था जानकी मंगल, जिसपे उन्होंने पाठ लिया था, है ना। जिसको देखने कौन आया था? काशी नरेश महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह भी पधारे थे। इसका विवरण देखिए। इसका विवरण 8 मई 1968 के इंडियन प्रेस मेल में प्रकाशित हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से अभिनय के लिए मूछ मुड़वाने की आज्ञा मांगना प्रसिद्ध ही है। मतलब प्रताप नारायण मिश्र जी ने अपने पिताजी से अनुमति ली थी मूछ मुड़वाने के लिए, ताकि वह उस नाटक में अभिनय कर सके। अब कश्मीर कुसुम देखिए, कश्मीर कुसुम जो है वो राज तरंगिणी का ही कुछ अंश है और बादशाह दर्पण लिखकर इतिहास की पुस्तकों की ओर
और जयदेव का जीवन वृत्त लिखकर जीवन चरित्र की पुस्तकों की ओर भी हरिश्चंद्र का ध्यान ले गए, है ना। पर उस समय इन विषयों की ओर लेखकों की प्रवृत्ति न दिखाई पड़ी। पुस्तक रचना के अतिरिक्त पत्रिकाओं में प्रकाशित अनेक प्रकार के फुटकर लेख और निबंध अनेक विषयों पर मिलते हैं, जैसे राजनीति, समाज दशा, देश दशा, ऋतु छटा, पर्व त्योहार, जीवन चरित्र, ऐतिहासिक प्रसंग, जगत और जीवन से संबंध रखने वाले सामान्य विषय जैसे आत्मनिर्भरता, मनोयोग, कल्पना। लेखों और निबंधों की अनेक रूपता को देखते हुए उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। समाज दशा और देश दशा संबंधी लेख कुछ विचारात्मक पर अधिकांश भावात्मक मिलेंगे। जीवन चरित्रों और ऐतिहासिक प्रसंगों में इतिवृत्ति के साथ भाव व्यंजना भी गुंफित पाई जाएगी। ऋतु छटा और पर्व त्योहारों पर अलंकृत भाषा में वर्णनात्मक प्रबंध सामने आते हैं। जगत और जीवन से संबंध रखने वाले सामान्य विषयों के निरूपण में विरल विचार खंड कुछ उक्ति वैचित्र के साथ बिखरे मिलेंगे, पर शैली की व्यक्तिगत विशेषताएं थोड़ी बहुत लेखकों में पाई जाएंगी। जैसा कि कहा जा चुका है, हास्य विनोद की प्रवृत्ति इस काल में प्रायः सब लेखकों में थी। प्राचीन और नवीन के संघर्ष के कारण उन्हें हास्य के अवलंबन दोनों पक्षों में मिलते थे। जिस प्रकार बात बात में बाप दादों की दुहाई देने वाले, धर्म के आडंबर की आड़ में दुराचार छिपाने वाले पुराने खूसट उनके विनोद के लक्ष्य थे, उसी प्रकार पश्चिमी चाल ढाल की ओर मुंह के बल गिरने वाले फैशन के गुलाम भी। नाटकों और निबंधों की ओर विशेष झुकाव रहने पर बंग भाषा की देखा देखी नए ढंग के उपन्यासों की ओर भी ध्यान जा चुका था। अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहल एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग इसको IMP डाल करके लिख लीजिए। क्या है? अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास हिंदी में लाला श्रीनिवास दास जी का परीक्षा गुरु निकला था, है ना। इसके बारे में कई बार पूछा जा चुका है कि आचार्य शुक्ल जी पहला उपन्यास अंग्रेजी ढंग का किसे मानते हैं, तो मानते हैं तो परीक्षा गुरु जी को मानते हैं। उसके पीछे उसके पीछे बाबू राधा कृष्ण दास ने, है ना, कौन सा उपन्यास लिखा? निस्सहाय हिंदू। और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 अजान और 1 सुजान नामक छोटे छोटे उपन्यास लिखे। उस समय तक बंग भाषा से बहुत अच्छे उपन्यास निकल चुके थे, अतः साहित्य के इस विभाग की शून्यता शीघ्र हटाने के लिए अनुवाद आवश्यक प्रतीत हुए। हरिश्चंद्र ने ही अपने पिछले जीवन में बंग भाषा से एक उपन्यास के अनुवाद में हाथ लगाया था, पर पूरा न कर सके थे। पर उनके समय में ही प्रताप नारायण मिश्र और राधाचरण गोस्वामी ने कई उपन्यासों के अनुवाद किए। तदंतर बाबू गदाधर ने बंग विजेता और दुर्गेश नंदिनी, देखिए, बाबू गदाधर ने बंग विजेता और दुर्गेश नंदिनी का अनुवाद किया। संस्कृत की कादम्बरी की कथा भी उन्होंने बंगला के आधार पर लिखा। तो पीछे बाबू राधाकृष्ण दास, बाबू कीर्ति प्रसाद, बाबू खत्री, बाबू रामकृष्ण वर्मा आदि ने बंगला के उपन्यासों के अनुवाद की जो परंपरा चलाई वह बहुत दिनों तक चलती रही। इन उपन्यासों में देश के सर्वमान्य जीवन के बड़े मार्मिक चित्र रहते थे। प्रथम उत्थान का अंत होते होते तो अनुदित उपन्यासों का तांता बन गया, पर पिछले अनुवादकों का अपनी भाषा पर वैसा अधिकार न हुआ था। अधिकांश अनुवादक प्रायः भाषा का ठीक हिंदी रूप देने में असमर्थ रहे। कहीं कहीं तो बंगला के शब्द और मुहावरे तक ज्यों के त्यों रख दिए जाते थे, जैसे कांदना, सिहरना, धू धू करके आग जलना, छल छल आंसू गिराना इत्यादि। इन अनुवादों से बड़ा भारी काम यह हुआ कि नए ढंग के सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यासों के ढंग का अच्छा परिचय हो गया और स्वतंत्र उपन्यास लिखने की प्रवृत्ति और योग्यता उत्पन्न हो गई। हिंदी की सर्वतोन्मुखी गति का अनुमान इसी से हो सकता है कि 25 पत्र पत्रिकाएँ हरिश्चंद्र जी के जीवन काल में निकली, जिनके नाम नीचे दिए जाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा। आप लोग अपनी नोटबुक में अगर आचार्य शुक्ल का किताब का नोट बना रहे हैं तो आप लोग इसे ज़रूर नोट करें। अल्मोड़ा अखबार संवत 1928 में आया था और संपादक पंडित सदानंद सलवार थे। फिर हिंदी दीप्ति प्रकाश नामक पत्रिका कलकत्ता से 1929 में आई थी, इसके संपादक कार्तिक प्रसाद खत्री थे। फिर आया बिहार बंधु संवत 1929, इसके संपादक केशव राम भट्ट थे। फिर सदादर्श कहाँ से निकला? दिल्ली से। 1931 में आया, इसके लाला श्रीनिवास दास जी संपादक थे।
काशी पत्रिका 1933 में बाबू बलदेव BA शिक्षा संबंधी मासिक पत्रिका थी ये, इसके संपादक बाबू बलदेव BA जी थे। फिर भारत बंधु मोस्ट इम्पोर्टेंट पत्रिका है ये, भारत बंधु। आप लोग इसको अपने दिमाग में बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। ये भारत बंधु नामक पत्रिका 1933 में आई थी, जिसके संपादक तोताराम जी थे और यह अलीगढ़ से प्रकाशित होती थी। भारत मित्र के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। भारत मित्र भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और उस समय प्रसिद्ध पत्रिका थी, जो कलकत्ता से निकला करती थी संवत 1934 में, और इसके संपादक थे रुद्रदत्त जी। ठीक है, आप सब इसे कंठस्थ करते चलिए। फिर मित्र विलास लाहौर से निकलती थी, यह 1934 में आई थी, इसके संपादक कन्हैया लाल जी थे। हिंदी प्रदीप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको वेरी IMP डाल कर लिखिए। हिंदी प्रदीप पत्रिका जो कि प्रयाग से निकलती थी 1934 में, है ना, 1934 में आई थी, पंडित बालकृष्ण भट्ट, और यह मासिक पत्रिका थी। आर्य दर्पण पत्रिका आई थी शाहजहाँपुर से, जो कि 1934 में यह भी प्रकाशित हुई थी। इसके संपादक मोहम्मद बख्तावर सिंह जी थे दोस्तों। और फिर एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पत्रिका है, और न जाने कितनी परीक्षाओं में आपसे बार बार पूछी जाती है कि इस पत्रिका का संपादन वर्ष बताइए, या फिर इनके संपादक का नाम बताइए, या फिर यह कहाँ से संपादित होती है। तो आपको पता, सार सुधा निधि, यह कलकत्ता से प्रकाशित होती थी और 1935 में आई थी। इसके संपादक सदानंद मिश्र जी थे। उचित वक्ता पत्रिका भी कलकत्ता से ही प्रकाशित होती थी, 1935 में यह भी आई थी, और इसके संपादक दुर्गा प्रसाद मिश्र जी थे। सॉरी दोस्तों, खत्री मुँह से निकल आया, जबकि सही बात यह है कि दुर्गा प्रसाद मिश्र जी थे। फिर आती है सज्जन कीर्ति सुधाकर, यह उदयपुर से प्रकाशित होती थी 1936 में। इसके प्रकाशक मतलब पत्रिका, इसके जो है संपादक वंशीधर जी थे। भारत सुदशा प्रवर्तक पत्रिका फर्रुखाबाद से प्रकाशित होती थी, सन 1936 में आई थी। इसके प्रकाशक संपादक जो थे वो गणेश प्रसाद जी थे। फिर आनंद कादम्बिनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्रिका है। आनंद कादम्बिनी हमारे न जाने कितने एग्जामों में यह पूछी जा चुकी है, चाहे आप नेट की परीक्षा दे रहे हो, सेट की दे रहे हो, TGT PGT वर्ग 1 2 या फिर UP टेट, कहीं का भी परीक्षा दे रहे हो, ये पत्रिकाएं किसी न किसी रूप में हमसे टकरा ही जाती हैं। इसलिए हमें इन पत्रिकाओं को कंठस्थ करना है, अपने दिमाग में ध्यान से रखना भी है। आनंद कादम्बिनी मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती थी। इसका संपादन वर्ष है 1938, और उपाध्याय बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन थे इसके संपादक, और यह मासिक पत्रिका थी। देश हितैषी पत्रिका, यह अजमेर से प्रकाशित होती थी 1936 में। फिर दिनकर प्रकाश पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित हुई 1940 में। इसके संपादक रामदास वर्मा थे। धर्म दिवाकर पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित होती थी 1940 में। देवी सहाय जी इसके संपादक थे। प्रयाग समाचार 1940 में प्रकाशित होती थी। देवकीनंदन त्रिपाठी जिसके संपादक थे। ब्राह्मण पत्रिका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जो मैं इम्पॉर्टेंट बोलती जाऊँ आप लोग उसे अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करते जाइए, क्योंकि बार बार पूरा अध्ययन करने से अच्छा है कि आप लोग छोटा सा नोट्स अपना बनाते रहें। तो हाँ, ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से प्रकाशित होती थी, 1940 में आई थी। प्रताप नारायण मिश्र जी इसके संपादक थे। फिर शुभचिंतक पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित हुई 1940 में। सीताराम जी इसके संपादक थे। सदाचार मार्तंड जयपुर से आए थे 1940 में। लालचंद शास्त्री इसके संपादक थे। हिंदुस्तान इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाली पत्रिका 1940 में आई थी। इसके प्रकाशक या फिर संपादक जिसको बोलते राजा रामपाल सिंह थे। यह दैनिक पत्रिका थी। पीयूष प्रवाह काशी से प्रकाशित होने वाली पत्रिका 1941 में आई थी। इसके संपादक अंबिका दत्त व्यास जी थे। भारत जीवन काशी से प्रकाशित होने वाली पत्रिका 1941 में आई थी। रामकृष्ण वर्मा जी इसके संपादक थे। भारतेंदु पत्रिका, ये भी इम्पोर्टेंट पत्रिका है, हमारे न जाने कितनी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, और कई बार पूछी जा चुकी है। भारतेंदु पत्रिका वृंदावन से प्रकाशित होती थी 1941 में। राधाचरण गोस्वामी जी इसके प्रकाशक या संपादक थे। फिर कविकुलकंज दिवाकर पत्रिका बस्ती से प्रकाशित होती थी, 1941 में आई थी। इसके संपादक भी रामनाथ शुक्ल जी थे। इनमें से अधिकांश पत्रिकाएं तो थोड़े ही दिन चलकर बंद हो गई, पर कुछ ने लगातार बहुत दिनों तक लोकहित साधन और हिंदी की सेवा की है। जैसे
बिहार बंधु, देखिए दोस्तों, बिहार बंधु, भारत मित्र, भारत जीवन, उचित वक्ता, दैनिक हिंदुस्तान, आर्य दर्पण, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, मित्र मिलाप, सनातन धर्म का समर्थक पत्र था, है ना। हिंदी प्रदीप, मित्र विलास सनातन धर्म का समर्थक पत्र था, जिसने पंजाब में हिंदी प्रचार का बहुत कुछ कार्य किया। ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप और आनंद कादिनी। अब देखिए ये तीन पत्रिकाएं, इन तीन पत्रिकाओं के बारे में शुक्ल जी बता रहे हैं कि ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप और आनंद कादम्बिनी साहित्य पत्र थे, जिनमें बहुत सुंदर मौलिक गद्य प्रबंध और कविताएं निकला करती थी। इन पत्र पत्रिकाओं को बराबर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। हिंदी प्रदीप को कई बार बंद होना पड़ा। देखिए, अगर पूछ ले कि किस पत्रिका को कई बार बंद होना पड़ा तो हिंदी प्रदीप को कई बार बंद होना पड़ा था। ब्राह्मण संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र को ग्राहकों से चंदा मांगते मांगते थक कर कभी कभी पत्र में इस प्रकार याचना करनी पड़ती थी। ये आप लोग इसको बहुत लिख लीजिए कि इसको किसने बोला था। तो इसको बोलने वाले थे प्रताप नारायण मिश्र जी को। ये पंक्तियाँ उनकी हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी की। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान, अब तो करो दक्षिणादान। ये रही हमारी आज की क्लास। आपको यह क्लास कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों। आगे का क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।